नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको ये भी समझा देंगे आखिरी तक कि आपको इसके बारे में तैयारी कैसे करना है। इस वैकेंसी को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो किस तरीके से आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है अभी के कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो कंप्लीट देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको और उस तरीके से आप अपनी पढ़ाई तैयारी चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसी है कहाँ से। पूरा डिटेल जानकारी हम आपको देंगे। वैकेंसी है आपकी बिहार सरकार की तरफ से, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से। विज्ञापन संख्या आप याद रख लीजिएगा 2/2025। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैकेंसी। और आप लोगों को ये प्रयोगशाला प्राविधिक लैब टेक्नीशियन के पद के लिए है। नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिया गया है स्वास्थ्य विभाग बिहार की तरफ से। ठीक है, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो सारी जानकारी आपको इसी वेबसाइट पर मिलता रहेगा www.btsc.bihar.government.in। इस वैकेंसी के बारे में हम जानेंगे कि इस वैकेंसी के इम्पोर्टेंस क्या है और बिहार सरकार में और पूरे इंडिया की तरफ से, ठीक है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम इसमें आपको जानकारी देंगे। दिनांक के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको यहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? पहला चीज़ तो ये है कि यहाँ पर आपको नियमित है। मतलब नियमित का मतलब क्या होता है? रेगुलर। ठीक है, रेगुलर का मतलब होता है स्थायी। ठीक है, संविदा नहीं है, वो रेगुलर पोस्ट है। दूसरा चीज़ यहाँ पर आ जाते हैं हम भारत का नागरिक। समझ में आ रहा है? मतलब अब आपका सवाल ये नहीं रहेगा कि हम फॉर्म फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते। आप इंडिया से हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, किसी भी राज्य से हो। ठीक है, रेगुलर पोस्ट है, ये समझ में आ गया आपको कि भाई ये रेगुलर पोस्ट है, स्थायी नौकरी है। डेट की अगर हम बात करते हैं तो 4/3/2025 से ये चालू हो रहा है और 1/4/2025। ठीक है, 4/3/2025 से मतलब आज का डेट है। ठीक है, और 1/4/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आपको भरना होगा। अब इसके बारे में प्रयोगशाला प्राविधिक के बारे में डिटेल में जानकारी यहाँ पर नीचे दिया गया है। इसको समझ लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अब यहाँ पर आपको देखो, सबसे पहले चीज़ तो वेतनमान क्या है इसमें? 5200 से लेकर के कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,200। ग्रेड पे कितना है? 2800। समझ में आ रहा है? स्तर है यहाँ पर 5। लेवल जो है यहाँ पर आपका कौन सा होगा? 5। 2800 ग्रेड पे बहुत बढ़िया ग्रेड पे है, जो कि एमपी में और अलग अलग राज्य में इस फील्ड में जो ग्रेड पे होता है वही ग्रेड पे आप लोगों के लिए। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करेंगे 10+2 है। फिजिक्स, विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। मतलब कि जो बोलते हैं हम आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, हमने पढ़ाई किया है, मैथमेटिक्स से हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो स्पष्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्लियर है? अब अगला जो है दूसरे नंबर पे क्या मांगा है आपसे? साथ ही संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार, मतलब किसी भी राज्य सरकार से आप मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा में क्या हो जाता है आपका? DMLT, और बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी मतलब BMLT, ठीक है, आपने किया हुआ है, उत्तीर्ण है तो प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक रहेगा। क्लियर है? इतना रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ बात नहीं किया गया है। जिसके पास है तो अच्छी बात है, बाकी यहाँ पर प्रमाण पत्र तो आपके पास होना ही चाहिए। ये हो गया क्लियर आपका। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट का। ठीक है, पोस्ट की जब हम बात कर लेते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है भाई। यहाँ पर देख लो, विभाग का विवरण है तो कहाँ पर है? यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग का है और बिहार पटना। तो अनारक्षित का है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है EWS है, अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति SC ST, उसके बाद आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, और उसके बाद पिछड़े वर्ग की महिला है, उनके लिए अलग से पोस्ट है भाई। टोटल पोस्ट दिया है। दिव्यांग के लिए अलग है, स्वतंत्र नागरिक सेनानी के पोता पोती हैं, नातनी है, तो उनके लिए अलग से पोस्ट रख दिया गया है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करोगे तो ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, सबकी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, अनारक्षित UR की पोस्ट ज़्यादा है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया, फिर से समझ लो, ऑल ओवर इंडिया में जितने लोग इसमें अप्लाई करेंगे वो सब किस में जाएंगे? जनरल में जाएंगे, बिहार को छोड़ करके। तो जो कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा वो केवल और केवल किसको मिलेगा? बिहार वालों को। ये क्लियर हो गया? जितने लोग बिहार में हैं उनको कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा, बाकी अदर स्टेट से हैं वो सारे के सारे यहाँ पर फाइट करेंगे। तो भी बहुत अच्छी पोस्ट है यहाँ पर। टोटल बात करेंगे तो 2969 पोस्ट हैं यहाँ पर। ठीक है, 766 और इनके लिए 45 पोस्ट हैं। इस तरीके से दिव्यांग के लिए भी अलग अलग पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। तो वो दिव्यांग हैं अगर कोई, तो उनकी भी बहुत अच्छी पोस्ट है, वो भी आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गए पोस्ट की संख्या के बारे में बात। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आयु सीमा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एज, है ना।
एज आपका 1/8/2024 तक काउंट होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अनारक्षित के लिए 37 है, और अनारक्षित महिला अगर है तो 2 साल और दे दिया, 3 साल है ना। हाँ, और उसके बाद पिछड़ा वर्ग है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष चाहे महिला हो दोनों के लिए 40 वर्ष है, और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए यहाँ पर 42 वर्ष दिए हैं। ठीक है, लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत 1-2 साल का फ़र्क है, बहुत फ़र्क पड़ जाता है इससे भी। तो ये हो गया आपका एज के बारे में, क्लियर है। अब आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन के समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार का जन्म तिथि मान्य किया जाएगा। जो भी जन्म तिथि आपके मार्कशीट में है वो यहाँ पर मान्य किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है, दिव्यांग के लिए है 10 वर्षों की छूट, क्या क्या मिलने वाला है वो सारी चीज़ें आप देख लेना। ठीक है, 5 वर्ष का छूट किसको मिलने वाला है, बिहार सरकार में अगर कोई काम कर रहा है तो उसके लिए है। कट ऑफ डेट आपको 1/8/2024 को होगा, शामिल किए गए जब उम्र की सीमा में। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या, ठीक है, ये भी देख लेना आप, ये अपने काम का नहीं है। आरक्षण फिर से मैं बता देता हूँ, आरक्षण का दावा आप जो करोगे कॉलम में, ठीक है, उसके अनुसार मिलेगा, और आरक्षण उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार में है। क्लियर मेंशन किया गया है, आरक्षण का लाभ बिहार वालों को मिलेगा, ये क्लियर है आपको। बाकी जो बाहर के हैं उनको लाभ नहीं दिया जाएगा, वो सब जनरल में जाएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो ये प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपको स्थायी निवासी, मूल निवासी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये दोनों जमा करना होगा या अपलोड करना होगा। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी क्रीमी लेयर रहित जो प्रमाण पत्र है बिहार सरकार का, और स्थायी निवास ये भी। आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आय और स्थायी निवास ये जमा करना पड़ेगा। केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को आरक्षण लाभ दे नहीं होगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थायी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। ये देख लेना भाई, जो भी कैटेगरी वाइज हैं वो ध्यान से समझ लेना इस बात को, क्लियर है। हाँ, तो ये आप देख लेना आरक्षित कोटि में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये देख लो। आगे चलते हैं अपन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे चलेंगे। दिव्यांग के लिए है, दिव्यांग के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए वो सब लगा देना आप। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम फीस के बारे में। तो आवेदन शुल्क यहाँ पर आप लोगों के लिए रखा गया है, देख लो ध्यान से। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, सब के लिए यहाँ पर कितना है, 600 रुपये है, क्लियर। और बाकी आप बात करोगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 150 रुपये है। और आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं, ये भी देख लो, है ना, उनके लिए 150 रुपये है। और राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, पुरुष हो या महिला हो, वो सब जनरल में आएंगे, है ना, उनके लिए 600 रुपये है, बराबर जनरल के बराबर। क्लियर है ये फीस के बारे में, है ना। बाकी आप देख लो, ऑनलाइन होंगे ये सारे के सारे फॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं चयन की प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आयोग लिखित परीक्षा आपका करेगा और कार्य अनुभव, मतलब आपका वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर यहाँ पर चयन करेगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थी की मेधा सूचनी या मेरिट लिस्ट जो है तैयार की जाएगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा जो होंगे कंप्यूटर बेस्ड के लिए पूर्णांक कितना है, 75 अंक है। बी नंबर कार्यानुभव प्रमाण पत्र जो कि प्राप्तांक होगा आपके बिहार राज्य के अंतर्गत, ठीक है, जो आपने सरकारी संस्थानों में या निजी में या कहीं भी केंद्र राज्य या जो भी अस्पताल में है संविदा के आधार पर काम कर रहे हो, ये एक्सपीरियंस का देख लेना है ना। प्रतिवर्ष 5 अंक अधिकतम 25 अंक रहेंगे। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करके निकाला जाएगा, अगर किसी का दिन में है तो। बाकी कंप्लीट हो गया है वर्ष तो 5 नंबर तो उसमें मिल ही जाएंगे। ये 25 कुल मिला करके यहाँ पर 100 नंबर है, ठीक है। तो ये कुल मिला करके इसमें कैलकुलेशन किया जाएगा मेरिट लिस्ट जब बनेगा। अब जो लिखित परीक्षा होगा वो होगा कैसे, आपका देख लो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, CBT, इसका मतलब होगा आपके MCQs, ठीक है। MCQs आने होंगे, मतलब 1 नंबर का 1 MCQ होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे का होगा, ये देख लो आप। प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। प्रश्न पत्र में हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। 2 घंटे के लिए होगा। कुल अंक कितने होंगे, 100, ठीक है। और उसके बाद डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन का अधियाची विभाग द्वारा निर्धारित डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन के स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर जो सिलेबस होंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त पाठ्यक्रम का आयोग वेबसाइट पर आपको अलग से सिलेबस जो है प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो सिलेबस आपका क्या होगा, क्लियर है। जो आपने BMLT
और DMLT किया है। आखिरी में हम इसके बारे में बात करेंगे, सिलेबस और टॉपिक कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्लियर है? वो आपको उसको आखिरी तक आप बने रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग। क्लियर है? तो मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर करोगे तो उसके लिए 0.25 मार्क्स जो हैं काटे जाएंगे। जैसे एम्स में था 4 नंबर का एक क्वेश्चन था, गलत किया 1 नंबर कट हो गए। तो इस तरीके से कुछ इसका रहेगा। क्लियर है? तो नेगेटिव मार्किंग है तो आपको सोच समझ करके, और नॉर्मलाइजेशन भी है तो सोच समझ के आपको आंसर करना है। ये नहीं कि तुक्का लगाने वाला काम नहीं है, MP ग्रुप 5 की तरह। ठीक है? हाँ, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें आप देख सकते हो। प्रशासनिक सुधार के लिए है कुछ, हाँ ठीक है, ये आप देख लेना। न्यूनतम अर्थ प्रमाण पत्र नहीं होने पर अभ्यर्थी कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। हाँ, ये न्यूनतम अंक है जो आपको लाना ही होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा उसके बारे में। ठीक है, ये पढ़ लेना आप। ठीक है? और कार्य अनुभव कहाँ कहाँ से बना सकते हो, ये क्लियर लिखा हुआ है, ये देख लो भाई, है ना। हाँ, कहाँ कहाँ से आप ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। बिहार वाले इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये वाले पॉइंट्स को। किसी भी हॉस्पिटल में हो तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? फॉर्मेट संलग्न है, उसके आधार पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है। नियमानुसार लिखित प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण क्वालिफाइड अभ्यर्थी के लिए विज्ञापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्देश है, वो ध्यान से समझ लो क्या क्या चीज़ें आपको लगेगा। योग्यता, पहला ये चीज़ तो ऑनलाइन आवेदन में योग्यता और आरक्षण, कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र जैसे कि मैट्रिकुलेशन का, इंटरमीडिएट का लगेगा आपको, है ना। मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा, DMLT BMLT किया है वो लगेगा आपको। मूल प्रमाण पत्र लगेगा, प्रोविजनल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। ठीक है? बिहार राज्य से स्वतंत्रता सेनानी पोता पाती हो तो उसका लगेगा, है ना। दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगेगा अगर हैं तो। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में लगेगा जो नीचे दिया गया है। सूचना प्रविष्ट प्रमाण पत्र, अंक पत्र विहित कॉलम अपलोड करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बता दिया कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है, इसके बारे में दिया गया है यहाँ पर। ये सारे के सारे प्रमाण पत्र जो आप अपलोड करेंगे ऑनलाइन, ध्यान देना। ठीक है? जो आप वहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे क्लियर होना चाहिए, स्कैन होना चाहिए अच्छे से। वही जो है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वही सेम टू सेम आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना पड़ेगा। वो प्रिंट निकाल के रखेंगे अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो, वही के वही डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, वो आपको दिखाना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय ये सारे ऑनलाइन जो हैं आपने फॉर्म फिल करोगे, धुंधला नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। आवेदन भरना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जल्दबाजी मत करना, है ना। ध्यान से अच्छे तरीके से सुकून से आप इनको पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद फॉर्म फिल कीजिए। और इस वेबसाइट पे सारी जानकारी दी जाएगी, अलग से आपको फ़ोन मैसेज का इंतज़ार मत करना, है ना, या आपके घर में कोई बुलाने आएगा, जानकारी देने आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है? ये हमेशा आपको वेबसाइट चेक करते रहना है। कई बार बोलते हैं सर एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, तो इसके लिए किसी पे डिपेंड मत रहो। आप खुद, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है यार, है ना, स्मार्टफोन है, आप करिए उससे सर्च। वेबसाइट पे तो जाना है, आप उतना भी कष्ट नहीं कर सकते हो। कोई आपके पास होना चाहिए बताने के लिए, ऐसा मत करो, है ना। अब आप समझदार बड़े हो गए हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप खुद देख सकते हो। क्लियर है? दस्तावेज का सत्यापन करना अनिवार्य होगा, वही चीज़ के बारे में दिया गया है। नाम, जन्म तिथि कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी दिया रहता है, ध्यान से देख लो ये। ठीक है? फ़ोटो हाल में खिंचा होना चाहिए, 3 माह के अंदर होना चाहिए, और सिर ऊपर से नीचे तक क्लियर दिखना चाहिए, आँख खुला होना चाहिए, चश्मा लगा रहे हो हटा दो। ठीक है? बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, फ़ोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं होना चाहिए, ये दिया हुआ है ना। निर्देशों के अनुरूप फ़ोटो नहीं रहने पर अभ्यर्थी रद्द की जा सकती है। तो छोटे छोटे बात पे आपका फॉर्म जो है कैंसिल हो सकता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ कार्य अनुभव कैसे होना चाहिए उसके बारे में दिया गया है, तो ये आप PDF टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा। अब हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि आपको तैयारी कैसे करना है। ठीक है? उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, तो थोड़ा सा और सब्र करिए। अब देखो, अब हम जो आपको बताने वाले हैं कि ये कोई भी वैकेंसी अब जो आ रहे हैं आपके, देखो पहले तो ये था कि वैकेंसी बहुत कम आते थे, है ना। तो एक लोगों के अंदर नेगेटिविटी आ गया था कि भाई इस कोर्स को करने से फ़ायदा क्या है, इसमें तो वैकेंसी नहीं आते हैं। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास भी आते थे, कोई फ़ायदा नहीं है भाई, ये कोर्स मत करना, बकवास है, BMLT DMLT। अब देख लो इतने बेहतरीन पोस्ट आ रहे हैं, इतने नंबर में पोस्ट तो मेरे ख्याल से बहुत कम ही आते हैं, समझ आ रहा है। लेकिन जब से आप कोविड के बाद देख रहे होंगे तो अपने फील्ड में बहुत सारे वैकेंसीज़ पूरे, चाहे सेंट्रल का हो या स्टेट लेवल के, कंटिन्यू आ रहे हैं।
अब आप समझना, हर साल BMLT DMLT स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं, कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, क्लियर है। तो जितने चांस आपको अभी मिल रहे हैं, जो सीनियर हैं वो आप ध्यान से सुन लो, 5 साल 10 साल आपको हो गए हैं, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है पढ़ लो सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है। कोशिश करो ये निकल जाए, रेगुलर पोस्ट है, अभी नहीं निकलेगा तो बाद में कब आएगा कोई चांस नहीं है, क्लियर है। इस बात को ध्यान में रखना। जो फ्रेशर्स हैं अभी उनकी उम्र कम है तो उनके तो चांस हैं कि वो निकल जाएंगे, आने वाले समय में उनको चांस मिलेगा। लेकिन जो सीनियर हो गए हैं, जिनकी उम्र भी हो गई है, आने वाले समय में कब वैकेंसी आएगा, कैसे आएगा, किसी को नहीं पता है। समझ में आ रहा है। अब पढ़ना कैसे उसके बारे में सुन लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो होता है आपका सिलेबस, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ आपको सिलेबस। तो सिलेबस को आप अच्छे से प्रिंट निकलवा के रख लो। उस सिलेबस के फिर सब्जेक्ट वाइज आप क्या करो, स्टडी करो। तो ये सब्जेक्ट्स हो गए, सब्जेक्ट में से टॉपिक उठाओ, है ना। एक टॉपिक उठाया, जैसे आप सेल पढ़ने बैठे हो, सेल पढ़ने बैठे हो तो इसका आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, है ना। शॉर्ट नोट्स भी बनाओगे पढ़ते समय, सेल पढ़ोगे तो। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए है, बुक्स चाहिए हैं, बुक्स पढ़ोगे ना, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये तो हो गए बुक्स, इसकी लिमिटेशन है। कोई टीचर भी आपको पढ़ाएगा कितना ही पढ़ा देगा, कितना डीप पढ़ा देगा, है ना। एक कोई टॉपिक अगर सेल कोई पढ़ाने बैठोगे या पढ़ने बैठोगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये सेल, ठीक है। इसके अंदर की सारी चीज़ों को निचोड़, इसका हिस्ट्री, एक एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में समझ में आ रहा है, उनके फंक्शन, हिस्ट्री, किसने डिस्कवर किया था, सब याद करने बैठोगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो एक टीचर तो लिमिटेशन है सबकी, बुक्स की भी है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब जैसे ये पढ़ लिया, अब थोड़ा सा आप गूगल में जा कर के क्या करो, इसको PPT निकालो, है ना। किसी का अच्छा वेरीफाइड PPT या PDF, वेरीफाइड होना चाहिए, गलत नॉलेज मत लेना, है ना। गूगल में भी या ऑनलाइन भी आप चीज़ें जब सर्च करते हो तो ध्यान रहे, गलत इन्फॉर्मेशन भी रहते हैं, तो थोड़ा सा उसको वेरीफाई कर लिया करो। समझ आ रहा है। हाँ, सब चीज़ें सही नहीं होती वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लो। इसमें आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे क्या हैं, एग्ज़ाम हो चुके हैं कंडक्ट, तो अब क्वेश्चंस फिल्टर हो चुके हैं, अब नए नए क्वेश्चन ईजाद होंगे, नए नए क्वेश्चन बनेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, है ना। टीचर ही सब कुछ करके नहीं देगा आपको, किताब आपको सब कुछ नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा आप एफर्ट लगा लो अपने से, है ना। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप एफर्ट मारोगे, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट के लिए हैं, इतना आपको करना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ हो गए, उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान दो, है ना। जैसे एम्स का एग्ज़ाम आप लोगों ने देखा होगा, तो प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल अब थोड़े बहुत बढ़ गए हैं। तो प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर हो गया, या फिर जो हमारे लैब में एडवांस चीज़ें आने लगे हैं, समझ में आ रहा है। एडवांस का मतलब होता है ऑटोमेशन, है ना। तो ऑटोमेशन जो हो रहे हैं, तो ऑटोमेशन में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा रिसर्च करो इसके बारे में, है ना। पढ़ो इनको, नई नई चीज़ें जो आ रहे हैं, और थोड़ा सा हिस्ट्री देखो इन चीज़ों के बारे में, क्लियर है। जो बड़े बड़े डिसीज हैं उनके बारे में क्या योजनाएं चल रहे हैं, भारत सरकार क्या ला रही, तो थोड़ा सा इनके बारे में आपको तैयारी करना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीज़ें टीचर आपको करा के नहीं देगा कहीं। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, जैसे एम्स में ऐसे सवाल पूछे गए थे जो कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, है ना, या नहीं मिलेगा आपको, किताबों में भी नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल है कहीं ना कहीं तो उसका है चीज़ें, है ना, वेरी करते। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इनको थोड़ा सा आपको करना पड़ा। अब जैसे ये सारी तैयारी आपकी हो गई, तो लास्ट में आपका बचता है कौन सा, MCQs, है ना। तो जितने प्रीवियस ईयर के MCQ PYQs, है ना, जितने प्रीवियस ईयर के MCQs आप लगा सकते हो, ठीक है, वो लगाओ, जितने लगा सकते हो। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होता है, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे होता है कि भाई सवाल कैसे पूछा गया है, कैसे घुमा के पूछा गया है, किस तरीके से पूछे गए हैं, वो आपको देखो। अब MCQ क्लास बहुत सारे हो गए हैं, ध्यान समझना, है ना। YouTube चैनल पे बहुत सारे MCQs क्लास कंटिन्यू चल रहे हैं। होता क्या है, कुछ बच्चे केवल उन MCQs के सहारे बैठे हुए हैं कि कोई टीचर हमें MCQ क्लास कंटिन्यू करा रहा है तो उतना ही हम पढ़ के जाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ी गलती है वो। मैं भी कभी नहीं बोलता हूँ कि कोई MCQ से आपके क्वेश्चंस फंस जाएंगे, किताब से या किसी के पढ़ाए हुए से, मेरे पढ़ाए हुए से, कभी नहीं बोलता हूँ, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आता है आखिरी में आपके, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है ना। आखिरकार आपको फाइट तो इसी को करना है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इसका उतना आपको बेनिफिट। लेकिन इनके भरोसे नहीं बैठना है कि यही MCQs हमें रिपीट मिलेगा ना, है ना। कुछ मिल जाएंगे घुमा फिरा करके, कहीं से थोड़ा बहुत आपको पूछ लिया जाएगा, लेकिन कभी आप ब्लाइंडली आंख बंद करके केवल MCQ के भरोसे कभी मत रहना,
ठीक है, नहीं तो धोखे में रहोगे, बाद में बोलोगे सर आए नहीं, ये क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपके सारे क्लियर हैं, सिलेबस टॉपिक सब क्लियर हैं, तो आप आराम से जा कर के MCQs को समझ सकते हो। कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं जिसको अपने को खुद दिमाग लगाना पड़ता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं इक्का दुक्का, उनको आपको खुद लॉजिक लगा करके आंसर तक पहुंचना रहता है, ऑप्शन देख के, सवाल को समझ के, फिर उस एरिया में आप जाओ कि किस जोन से सवाल पूछा है, क्या हो सकता है आंसर, तो ऐसे आपको करना पड़ता है। तो ऐसे सवाल भी आएंगे, क्योंकि आप देखो ना बच्चे हर साल बढ़ रहे हैं, कभी 10,000 है ना, कभी 15,000, 50,000 या 1,00,000। आने वाले समय में इनकी भी संख्या हमारे फील्ड में बढ़ता जाएगा। तो सोच के देखो पूरे इंडिया के अंदर अगर ये फॉर्म फिल करेंगे तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हर राज्य से होंगे, सोच भी पा रहा है इस चीज़ को। अभी तो दूसरे फील्ड में इतने कंपटीशन है ज़्यादा, अपने फील्ड में भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि कोविड के बाद सबको समझ आ गया कि डायग्नोस्टिक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको अपने को स्ट्रॉन्ग करना होगा। सरकार को भी समझ में आ गया, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी अगर कोई महामारी आ गया, कौन है जांच करने वाले, अपन ही लोग हैं ना, समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे हर जगह पोस्ट को जितने खाली हैं वैकेंट उनको भरा जा रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो उस पर काम चल रहा है, इसलिए वैकेंसी आ रहे हैं, समय आपको मिल रहा है, आप इसका फ़ायदा उठा लो, अभी नहीं तो फिर बाद में कभी नहीं। क्लियर है? तो इसलिए आप ध्यान रखो, अपने हिसाब से टाइम का मैनेजमेंट कर लो। कोई आपको नहीं बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। टाइम का मैनेजमेंट खुद करो, कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, टॉपिक कितना करना है, कैसे कवर करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, ये सब आप करो। समझ आ रहा है? कोई टाइम मैनेजमेंट बना के नहीं देगा आपके लिए, खुद करना है। आप जॉब कर रहे हैं या फ्री हैं, आप डिसाइड करो आपको कैसे करना है ना। तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा। तो आई होप मैंने जितनी बातें आपको समझा दी हैं। वैकेंसी अच्छी है, आप फिल कीजिए, पढ़ने के लिए तैयारी करने के लिए बैठ जाइए। समझ आ रहा है? जितना जल्दी हो सके सारे के सारे टॉपिक सिलेबस सब, अभी तो बहुत सारे एग्ज़ाम आप दे चुके ऑलरेडी है ना, तो तैयारी लगभग हो गई होंगी सारी चीज़ों की। अब फिर आ गया थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है, एक्स्ट्रा एडवांस नॉलेज थोड़ा थोड़ा करके आप लेते रहो, हर टॉपिक से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, बस मैंने आपको हिंट दे दिया, गाइड भी कर दिया, बस हमारा काम इतना है ना। थोड़ा बहुत और समझा के दे सकते हैं। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट्स छोड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर PDF वगैरह मिल जाएंगे, उसको भी फॉलो करके रख लेना, नोट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। थैंक यू सो मच।